हाँ बच्चों, वॉइस क्लियर है? बच्चों वॉइस क्लियर है नहीं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, हाँ बच्चों, किसी को के पास कोई डाउट है तो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज क्लास शुरू कर देते हैं। सर मैं एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट भी याद करने हैं। एफ ब्लॉक वाले कर लेना यार याद। सर मतलब उन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? एफ ब्लॉक, अभी एफ ब्लॉक पर पहुंच जाएंगे तो उसके क्वेश्चन का कुछ पैटर्न बता दूंगा। अदरवाइज सबसे पहले तो कुछ चीजें पूछी जाती हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, कुछ एलिमेंट को दे दिया जाएगा, जी उनका सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ दिया जाएगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं ये पूछ लिया जाएगा। ओके सर। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे अगर हम 4f सीरीज की बात करें तो 4f सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में भी जाता है। अब जैसे अगर 4f सीरीज की बात करूं तो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, सीरियम फर्स्ट एलिमेंट है, ल्यूटीशियम लास्ट एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में भी जा रहा है, तो ये पूछ लिया जाएगा। ठीक। और यस सर। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है एफ ब्लॉक में, थोड़ा लिमिटेशन सी है, छोटा सा है एफ ब्लॉक। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी और जो इसके इंडस्ट्रियल यूज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम बचे हुए हैं सेफ साइड में। ठीक है, चलो। अब बच्चों, हाँ डाउट नहीं है कोई? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, किस जोन में हो तुम डिसाइड करो। चलो, अच्छा, कल हमने कहां तक पढ़ लिया था डी ब्लॉक? ये सर मेल्टिंग पॉइंट किया था हमने बस। मेल्टिंग पॉइंट कर लिया था। मेल्टिंग पॉइंट के बाद बच्चे हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों मोर और लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन थोड़े बहुत वेरिएशन दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, लिखना बच्चों, फॉर 3D सीरीज, फॉर 3D सीरीज along the period, for 3D series along the period, ionization enthalpy increases with small variations, छोटे छोटे वेरिएशन दिखाई देंगे। And the difference in ionization enthalpies is not as much as is not as much as is not as much as in representative elements. Next line में लिखना, variation is also due to nuclear force of attractions, and electronic configuration of elements,
अब बच्चों अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूं, Cr, और Mn की बात करता हूं, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन कोर 3d5 4s1। मैंगनीज हो जाएगा आर्गन कोर 3d5 4s2। किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? मैग्नीज। मैंगनीज की। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एस फील्ड से निकाल रहा है। क्रोमियम में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने से इसे फायदा हुआ क्योंकि डी के हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम कह रहे हैं IE1 Mn विल बी ग्रेटर देन IE1 ऑफ Cr कहा जा सकता है। यस सर। अच्छा, अगर बच्चों अगर हम कॉपर 29 और निकिल की बात करें 28 की, तब किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकल। निकिल की ज्यादा होगी। क्यों? फुली फिल्ड शेल्स है उसमें दोनों। क्या बच्चे? देखो ये क्या है, 3d10 4s1 है, और ये क्या है, 3d8 4s2 है। थ्योरेटिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? निकल की होनी चाहिए। निकल की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती बच्चों कॉपर की ज्यादा है। कॉपर की क्यों ज्यादा होती है बच्चों? डी सबशेल की शील्डिंग कैसी होती है, गुड और पुअर? पुअर। पुअर शील्डिंग है। तो एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा इंटैक्ट रहेगा। जी सर। ठीक है, यहां पर डी की सब शील्डिंग पुअर है, डी में इलेक्ट्रॉन भी कम है, लेकिन यहां पर एस के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन होगा। यस सर। तो उसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं निकिल की आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर से। क्लियर है बच्चों? Yes, और sir. अगर अगर बच्चों जिंक से कंपेयर करते तब, Zn30 से कंपेयर करते तब, तो जिंक की ज्यादा होती। तो जिंक की ज्यादा होती। तो हम कह सकते हैं IE1 Zn जो है वो कॉपर से भी ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, तो एक आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड यह देख रहे हैं, अलोंग द पीरियड बढ़ रही है, छोटे मोटे वेरिएशन दिखाई देंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट में आयनाइजेशन एंथैल्पी में बड़ा बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। या ग्रुप 3 से 4, 4 से 5 में जाएंगे तो बढ़ेगी तो, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। नोट करना है। यस सर। दिव्यांशु बच्चे कल गायब रहा, क्लास में नहीं था। कर लिया बच्चों नोट? यस सर। अब बच्चों बात करते हैं हम नेक्स्ट,
ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो एक सीधी सी बात समझो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों वेरिएबल शो करते हैं बच्चों? Why D block element shows variable oxidation state? क्योंकि सर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन भी वैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ सर वही। ठीक है, लिखना बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows variable oxidation state, shows variable oxidation state, shows variable oxidation state because d subshell electrons also participate in balancing, also participate in balancing. Also participate in balancing. ये हमारे पास 10 एलिमेंट है। स्कैंडियम के पास कंडीशन क्या है? 3d 4s 2 1 उल्टा लिख दिया, 2 1 2 2 2 3 1 5 2 5 2 6 2 7 2 8 1 10 2 10। अब इसमें सबसे पहले तो 4s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आउटर मोस्ट है, देन 3d के जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें देखने को मिलती है स्कैंडियम के लिए, केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, दैट इज +3। स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों? केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो ये है कि हम एक चीज कह रहे हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ये वेरिएबल शो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सर डी में एक ही और एस में 2 है। तो उससे क्या फर्क पड़ गया बच्चे? ये भी तो हो सकता था कि एस के दोनों निकल जाते, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता, तीनों निकल गए, +3 शो कर रहा है। जैसे अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, टाइटेनियम तीनों शो करता है। हाँ, मोस्ट स्टेबल टाइटेनियम की +4 होती है। Like titanium, scandium do not show +2 oxidation state. Yeah, why do scandium show only single oxidation state? बच्चों सीधी सी बात समझो, स्कैंडियम के पास न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन्स होंगे। स्कैंडियम से हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन स्कैंडियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो जब S से 4s से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहां से ये वाले निकाल दिए, बाहर कर दिए, अब बचा क्या है? D में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन, D का क्लाउड क्या होता है? बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। D इलेक्ट्रॉन का सबशेल का साइज बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन D सबशेल पर क्या होंगे? कम होंगे, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। इसीलिए जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाता है। दैट्स व्हाई स्कैंडियम शोज ओनली
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियसली ये ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में। ठीक है। यस सर। अच्छा, इस वेनेडियम की अगर हम बात करते हैं तो वेनेडियम का एक ऑक्साइड बच्चों मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है? V2O3 V2O3 और V2O5। O5 सॉरी। V2O5 कहीं कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। एलिमेंट कैन यूज इनर्ट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज बिकम वेरी small difference in energy need to remove electron is very high, it is difficult to form +2 oxidation। बच्चे हम +3 की बात कर रहे हैं दिव्यांशु। V2O5 बनाता है, तो अगर ये V2O5 बना रहा है तो इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? V2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +5। तो ये +5 तक जा रहा है, कहां से शुरू होकर? +2 +3 +4 +5, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है, तो इसके वेनेडियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई? +5। अब क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम कौन कौन से कंपाउंड बनाता है बच्चों? किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है? क्रोमियम के ऑक्साइड का नाम क्या होता है? अच्छा चलो, तुमने कुछ ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ी होंगी एल्डिहाइड कीटोन में, पढ़ी है? एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की Cr2O3। वेरी गुड, Cr2O3। और एक और कंपाउंड पढ़ा है CrO2Cl2। यस सर, इटार्ड रिएक्शन में। इटार्ड रिएक्शन में, तो CrO2Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। नहीं सर। हाँ +6 है। और Cr2O3 में +3। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 +6। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये खुद रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? H2SO4 के साथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है? +3 में। +3 में। तो क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कह सकता हूं +3 होगी और +6 होगी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट कौन सी होंगी? +3 और +6। इसके अलावा क्रोमियम CrCl2 भी बनाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस +4 भी शो करेगा और +5 भी शो करेगा। तो क्रोमियम की स्टेट को स्टेबल या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें मिलती है वो +3 और +6 मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं Mn की। Mn कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +2 से +7। वेरी गुड। +2 में कोई कंपाउंड बनाता है ये? MnO। अच्छा, और कोई? बच्चों एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करना। अगर मैं MnO2 की HCl के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं? क्या ये रिएक्शन होगी या बच्चों नहीं? होगी सर। हाँ, MnCl2 बनेगा। नहीं होगी बच्चे, होगी दिव्यांशु, होगी। क्या Cl2। वेरी गुड। प्लस जितने भी ऑक्सीजन है वाटर के फॉर्म में निकाल दें, ट्वाइस H2O प्लस क्या बना? क्या बच गया अभी? रिएक्टेंट साइड में कौन से एलिमेंट बच गए अभी जो प्रोडक्ट में नहीं आए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बेटा 2 थे,
सर क्लोरीन है हाँ, कितने क्लोरीन? 2। क्लोरीन बच गया। तो बच्चों क्या ये क्लोरीन के प्रिपरेशन का मेथड हो गया या नहीं? यस सर। यस तो सर। देखो ये लेबोरेटरी मेथड हमने पढ़ा था, आपने रिएक्शन लिखी थी। जी सर। तो MnCl2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यस सर। +3 भी शो करता है, यस सर। दैट इज Mn2O3। क्या बना लेता है? Mn2O3 +4 MnO2 +5 +6 +5 भी शो करेगा, +6 भी शो करेगा, +7 भी शो करेगा, दैट इज Mn2O7, या मैं कह दूं MnO4-, इन दोनों में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस सर। ठीक है। MnO2 जो है ऊपर वाली रिएक्शन में किस तरह से बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बच्चे ऑक्सीडाइजिंग। खुद +4 से +2 में जा रहा है ना, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, सर। MnO2 बच्चों ऑर्गेनिक में कहीं पढ़ा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसे करने का मतलब दो हो सकते हैं, या तो नहीं पढ़ा या पढ़ाया नहीं गया। याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, याद नहीं आ रहा। बच्चों एल्कोहल्स को MnO2 ऑक्सीडाइज करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। यस सर। हाँ ठीक है। ठीक है, तो वहां पर हमने पढ़ा है कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, यूज हमारा ऑर्गेनिक में आता है। क्लियर बच्चों? यस सर। अच्छा, आयरन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम देखते हैं वो कौन कौन सी मिलती है हमें? +2 और +3। +3 ये तो कॉमन है। इसके अलावा +4 भी मिलती है, +5 नहीं मिलती, +6 भी मिलती है, और बच्चों एक जगह +1 भी मिलती है कहीं ऐसा? सर ब्राउन रिंग टेस्ट जो किया था। हाँ, तो वहां पर हम +1 देखते हैं इन ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में केवल ये दिए गए हैं, +1 वाला शो नहीं किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन कौन सी शो करेगा? +2 +3 +4, जिसमें ये दोनों स्टेबल होंगी। ओके सर। अच्छा, कोबाल्ट का क्लोराइड बच्चों वर्नर थ्योरी में यूज करते हैं हम। कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए थे वर्नर ने। अगर आपको कुछ ध्यान हो तो कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाए थे, CO NH3 6 Cl3, CO NH3 5 Cl2। इस टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए थे वर्नर ने, जो कि कलर हर एक का अलग अलग कलर था। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ये? हाँ बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी आती है, वर्नर थ्योरी, उसमें पता हमने। नहीं है वो। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सर, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हुआ। अच्छा, उस नहीं वो नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। उसमें 12th के सिलेबस में हटा दी थी क्या वर्नर थ्योरी? यस सर, शायद सीबीएसई से हटा दी थी वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कोबाल्ट जो शो कर रहा है वो COCl2 बनाता है और COCl3 दोनों बनाता है। +2 Yes, और sir. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। निकेल कौन सी शो करेगा? +2 +3
+4। सर Mn में कौन सी स्टेबल बताई थी आपने? Mn की +2 स्टेबल होती है सबसे ज्यादा, कन्वर्ट होकर कहाँ आ जाता है? +7 में। +7 में बच्चे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर। तो वो +7 में बना रहेगा या +7 से कूदकर किसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो कहाँ पहुंच जाता है? +2 में। +2। तो तो एक ही स्टेबल है सर? नहीं, जो कॉमन बच्चे स्टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, कॉमनली जो हमें मिलती है। ओके सर। तो कॉमनली तो हमें दो मिलती हैं, KMnO4 या Mn2O7 में +7 और MnSO4 MnCl2 में +2। MnO2 भी मिलता है, लेकिन MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये लेस स्टेबल है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई एलिमेंट शो कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरह का एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। निकिल की +2 +3 +4, निकिल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं मेरे पास है निकिल सल्फेट NiSO4, और अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं मेरे पास है Ni बच्चों +2 कॉमन है, +2 कॉमन है, +2 के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? NiSO4, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा NiCN4 2 NiCl4 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की कौन सी है? +2 निकल। कॉपर, कॉपर हमें 2 शो करता है, +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, दोनों शो करता है बच्चों। +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ये बहुत स्टेबल होता है। तो अगर +1 है भी तो +1 स्टेट क्या हो जाती है? +2 में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? एक्वस मीडियम में। सर ये NiCN4 की पावर जो 2 लिखी है सर, ये -2 नहीं होना चाहिए, इसे तो 6 आ रही है। हाँ बच्चे -2 ही है, -2 ही है। ओके सर। ठीक, जिंक केवल एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +2। जिंक का डी सबशेल फील्ड है, तो डी के इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और जिंक केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। ठीक है सर। अच्छा, तो इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें अगर 3D सीरीज की बात करें तो 2 एलिमेंट हमारे पास ऐसे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो स्कैंडियम जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और दूसरा जिंक जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक, सर इन सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है। बच्चे सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो 2 से लेकर 7 तक देखो, 2 to 4 2 to 5 2 to 6 2 to 7 ये आ रही है, फिर कम हो जाएगी। 2 to 6 2 to 5 होना चाहिए था, 2 to 4 2 to 4, देन 1 2 और 2। कॉपर की तो आपको याद रहेगी +1 +2 होती है, जिंक की याद रहेगी +2 होगी, स्कैंडियम की याद रहेगी +3 होगी, बाकी आपको मैंगनीज की याद रहेगी। बस आपको जो याद करनी है वो कोबाल्ट की ध्यान रखनी है, कोबाल्ट की मेनली ध्यान रखनी है। ठीक है, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, क्वेश्चन को एनालाइज करने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। अब बच्चों एक चीज और,
अगर हमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जी सर। ये इसके बारे में हमें आइडियल मिल जाता है। ठीक, नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूँ। नोट कर रहे हैं सर, 2 मिनट। हाँ हाँ बच्चों। फिर ZNO किसकी तरह एक्ट करता है? ZNO किसकी तरह एक्ट करता है मतलब? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। बच्चे ZNO की हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर नहीं देखते, हम ZNO की देखते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ZNO एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ओके सर। ZNO, Fe2O3, Al2O3 ये तीनों क्या है हमारे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर के। सर बेरिलियम ऑक्साइड भी है ना एम्फोटेरिक? हाँ बेटा, बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। बच्चों CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6। +6। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं? K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं? है सर। है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? +6 है मैक्सिमम उसकी। +6 अगर है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि रिड्यूस तो वो हो नहीं सकता, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस सर। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जी अब सर। बच्चों डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है कम हो जाती है? कम हो जाती है। अगर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी सर। यार सोच कर बोलो पहले। नाम क्या है तुम्हारा? सुधांशु। सुधांशु। हाँ, जल्दबाजी में नहीं। डाउन फिर से। डाउन द ग्रुप क्या होगा अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है? तो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होगा वो। इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इजीली ऑक्सीडाइज होगा, मींस स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीज वैसे तो सर एनसीईआरटी में पढ़ा था। सुधांशु बच्चे यही गलती कर गए, देखो तुम। जी सर। बच्चों किस ग्रुप किस जगह पढ़ा था तुमने? वो पढ़ा था पी ब्लॉक में। ब्लॉक में, यस सर, पी ब्लॉक का याद आ पी ब्लॉक में जो कंसेप्ट आता है ना उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए, वो आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। डी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। नहीं होता। तो यहाँ बढ़ेगी नीचे। यहाँ तो स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ेगी। ओके सर। डाउन द ग्रुप फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, बच्चों फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट डाउन द ग्रुप एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप as ionization energy decreases, stability of higher oxidation state, stability of, सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए आप। अच्छा धीरे मतलब स्लोली? स्लोली, हाँ स्पीड स्लो। अच्छा, डाउन द ग्रुप फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स
ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, stability of higher oxidation states, stability of higher oxidation states increases. यस सर, डन। अच्छा बच्चे, ये क्रोमियम जो है किस पीरियड का एलिमेंट है? वो किस ग्रुप का एलिमेंट है क्रोमियम? सिक्स्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप का। तो सिक्स्थ ग्रुप के बाकी एलिमेंट आप लोगों को पता है? जी सर। कौन कौन से हैं? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। टंगस्टन। हाँ यस सर, उसके नीचे वाला सर याद नहीं है। मुझे वो याद कर लेना, वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मेरा काम एग्जाम देने का नहीं है, इसलिए मैं बच गया हूं उन्हें याद करने से। तुम्हें एग्जाम देना है इसलिए याद करना है। सर सर वैसे वो तो रेडियो एक्टिव होते हैं ना, उसके बाद के सारे वो याद करने होंगे। वो बच्चे मैन मेड हैं और उनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद कर लेना। ओके सर। ठीक है। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा उनको याद करने को, कोई निमोनिक तुम्हें बता दूंगा। जी सर। जी सर। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम्हें याद करना। हाँ यस सर। सी क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जी सर। लेकिन टंगस्टन की और मोलिब्डेनम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होंगी ना? जी सर। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं CrO3, MoO3 और WO3 को, तो इनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा इसका, किसका? CrO3 का। वेरी गुड। फिर इसका यस सर। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्टेबल हो हमारा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से रिलेशन है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन नहीं होगा, कौन स्ट्रांग होगा, कौन वेरी वीक होगा या नहीं होगा। जी सर। ठीक है, चलो नोट कर लिया? अभी नहीं अभी सर। कर रहे हैं, एक सेकंड। करो करो। बच्चों तुम नोट करो, मैं आता हूँ पानी पी कर। ओके सर।
कर लिया बच्चों नोट? जी सर। चलो अब बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है वो? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, बता सकते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है नहीं? यस सर, बता सकते हैं। अच्छा, याद है, वेरी गुड। वो याद रखना बहुत जरूरी है। चलो, तो अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा अलोंग द पीरियड, और क्यों होगा? अच्छा चलो, मैं तुम्हें 2-4 एलिमेंट देता हूं, कंपेयर करना। यस सर। आपने मैंगनीज का सुना है? मैंगनीज के बारे में सुना है? यस सर। मैंगनीज और आयरन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? आयरन। आयरन की। अच्छा, आयरन। नहीं सर, मैग्नीज की मैग्नीज होती की है। होती है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी है। एनसीईआरटी देखकर बोल रहे हो या वैसे ही बोल रहे हो? वैसे ही बोल रहा हूँ सर, ज्यादा होनी चाहिए ना मैग्नीज की, क्योंकि बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। अच्छा, अभी अभी आएंगे। Zn, Cd, Ni, Cu, इन्हें रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो बच्चों। सबसे ज्यादा रिएक्टिव Mn, ठीक है। फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर Fe, फिर Cd और फिर कॉपर। एक CO भी है। अच्छा, CO बाद में बता देना। Fe के बाद Cd, देन उसके बाद निकल, नहीं सर, पहले कोबाल्ट, पहले कोबाल्ट, फिर निकल और फिर कॉपर। ये कैसे बताया बच्चे? सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखा है इनका। अच्छा, किताब में देखकर बताया? नहीं सर, ये कल ही रिवाइज की थी ना सीरीज, तो इस वजह से याद है। अच्छा, वेरी गुड। अब आपके पास अगर किताब है तो किताब में देखना, अगर एनसीईआरटी हो तो Zn की देखो रिएक्टिविटी सीरीज को छोड़ दें हम, Zn को छोड़ दें अभी, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, क्रोमियम। अरे यार, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यही है ना एलिमेंट? जी सर। अच्छा अच्छा, अब यहां पर एक्सेप्शनल किसका आ रहा है? एक्सेप्शनली लो जिंक का होता है, ठीक है। और यस सर। Mn और क्रोमियम में क्रोमियम का थोड़ा लो हो जाता है, Mn का लो हो जाता है, क्रोमियम का उससे ज्यादा हो जाता है ना। जी सर। Mn का लो हो रहा है, Mn का लो हो रहा है मतलब Mn का एक्सेप्शनली लो है और Zn का एक्सेप्शनली लो है, बाकी सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यस सर। तो बस इन दो को एक्सेप्शनल ध्यान रखना है आपको। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, तो आपको एक चीज पता होगी, इनका ऑर्डर पता है, उसी ऑर्डर को मैंने बस
पहले आपसे लिखवा लिया, अब उसके बाद मैंने 3D सीरीज में कंपेयर किया है। 3D सीरीज में क्या दिक्कत देखते हैं हम, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज कर रहे हैं तो क्रोमियम मैंगनीज का रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम से क्या है, कम है, कम है और सर, जिंक यस का भी कम है। अदरवाइज स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज होता है। क्लियर है बच्चों? जी सर। लिखना along the period from left to right, along the period from left to right, standard reduction potential, standard reduction potential ऐसे लिख लेना बच्चों, E नॉट M2+/M, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, M2+/M increases regularly, but Mn and Zn has low standard reduction potential. Low standard reduction potential. Mn and Zn has low standard reduction potential. Mn और Zn का लो SRP होता है. Mn and Zn has low SRP, standard reduction potential. सर ये ऑर्डर मैंने सही बताया था वैसे? बिल्कुल सही बताया था बच्चे. ओके सर. हो गया सर. ठीक है. अब बच्चों एक तो ये हो गया M2+ का M में, ये भी तो हो सकता है M3+ का M2+ में कन्वर्जन. M3+ का M2+ में कन्वर्जन हो सकता है. जी सर. अच्छा, अगर मैं Fe3+ का Fe2+ में कन्वर्जन कराऊं, और इससे पहले Mn3+ का Mn2+ में कन्वर्जन कराऊं, कौन सा कन्वर्जन इजीली हो जाएगा, कौन आसानी से रिड्यूस होगा, Fe3+ या Mn3+? Fe होगा. कौन सा? Fe. Fe3+ आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा. सर. तो अगर ये आसानी से रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा. लो और हाई? हाई. हाई. तो अगर इसको मैं 1 नंबर दूं, इसको दूसरा नंबर दूं, तो मैं कह सकता हूं E01 ग्रेटर देन E02. यस सर. अच्छा, अब आपके आंसर को चेक करते हैं बच्चे. Fe3+ की अगर मैं बात करूं तो Fe3+ का कंडीशन क्या होगी, Fe3+ में Fe3+ होगा आर्गन कोर 3d5
कॉन्फ़िगरेशन। सर अच्छा, और Mn3+ की अगर मैं बात करता हूं तो ये होगा आर्गन कोर 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, यही होगा ना? यस सर। किसको इलेक्ट्रॉन लेने में फायदा मिलेगा? Mn को। Mn को। तो कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा? Mn। Mn। अगर Mn ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो कौन जल्दी रिड्यूस होना चाहता है? क्यों बच्चों? Mn। Mn। और अगर Mn रिड्यूस होना चाहता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई। हाई। तो आपने जो आंसर दिया है वो सही है गलत? समझ में आ गया बच्चे? Mn3+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe3+ से का Fe2+ में कन्वर्जन से ज्यादा होना चाहिए। जी सर। यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। नोट कर लेना। लेकिन सर सीरीज में तो Fe का ज्यादा होता है ना Mn से। बच्चे आप, अच्छा, ये वाला देख रहे हो ना तुम? ये वाला देख रहे हो ना? अच्छा, ये वाला बच्चे, ये वाला है, ये वाला कन्वर्जन है। अच्छा 2+ से 0 पे है। अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, 3+ से 2+ वाले की बात कर रहा ओके सर, तो उसमें स्टेबिलिटी देख लेंगे। हूँ। सर इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह याद नहीं करनी है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम कर सकते हैं। बच्चे रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो काम करना आसान हो जाएगा। सर लेकिन याद वो तो हमेशा मैक्सिमम से 0 तक में ही मतलब होती है ना। नहीं, हाँ, +2 से 0 में नॉर्मली देखते हैं। सर ये वाला था +3 से +2, तो कॉन्फ़िगरेशन से हम चेक कर सकते हैं। हाँ, इसे कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं, इसे याद नहीं कर, इसके लिए रिएक्टिविटी वो सीरीज याद नहीं करनी है। जी सर, ओके सर। हो गया सर। अच्छा, अब बच्चों एक कंसेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही, लेकिन डायरेक्टली पूछा जाता है। बच्चों एक चीज देखना, सीयू की अगर मैं बात करूं तो सीयू की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है या सीयू की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल? एक्वस मीडियम में +2। +2। Cu2+ aqueous is more stable। सर अगर एक्वस नहीं है तो +1 होती है। हाँ बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्वस में से निकाल कर रख दिया तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? बच्चे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो, अगर मेरे पास Cu+1 आयन है, पानी में है, तो इसका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होगा ना बच्चों इसका। चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे और इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स काम करने लगेगा, जिसमें ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव कॉपर के पॉजिटिव पोल की तरफ, चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है।
और एट्रैक्शन हो रहा है, एट्रैक्टिव इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, स्टेबलाइजिंग या डीस्टेबलाइजिंग? क्यों बच्चों? अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे रहेंगे या अलग अलग चले जाएंगे? जुड़कर बैठे। जुड़कर बैठे रहेंगे। तो ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस इनको एक दूसरे के साथ होल्ड कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी सर। तो अगर ये होल्ड करा रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, कम हो जा रही है? एक साथ बैठ रहे हैं तो स्टेबल है या अनस्टेबल हो रहे हैं? अनस्टेबल। अच्छा, मतलब अगर तुम किसी के साथ स्टेबल हो रहे हैं सर। स्टेबल हो रहे हैं, और अगर स्टेबल हो रहे हैं तो प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो ये अगर कॉपर +1 को पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन ऑफ Cu+ आयन होगा या नहीं? और ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके सर। ठीक है, अब यहां से हाइड्रेशन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी ना? क्यों बच्चों? सर रिपीट करना एक बार। क्या यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी या नहीं? भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है, तो जब हाइड्रेशन होगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी या नहीं बाहर? निकलेगी सर। निकलेगी। अब कॉपर को +1 से +2 में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब कॉपर को पानी में डाल रहे हैं, हाइड्रेशन हो रहा है, तो उससे हाइड्रेशन एंथैल्पी निकल रही है, और उस हाइड्रेशन एंथैल्पी का यूज किस लिए हो जा रहा है, कॉपर को कॉपर +1 से +2 में आयनाइज करने के लिए। जी सर। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू सफिशिएंट हो तो कॉपर +1 से +2 में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर। तो इसीलिए कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहिए थी। हो गया। दूसरा फायदा, जब कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा तो इसकी हाइड्रेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? किसका हाइड्रेशन ज्यादा? बढ़ जाएगा। तो दोनों चीजों में फायदा हो रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो रही है, वो इसको आयनाइज कर रही है, और फर्दर हाइड्रेशन बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है हर तरह से। यस सर। तो इसीलिए कॉपर +2 स्टेट क्या हो जा रही है, मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम। मोर स्टेबल। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये स्टेबल ही रहेगा +2 में। अगर कोई ऐसा रिएजेंट डाल दिया जाए या कोई ऐसा एलिमेंट या आयन प्रेजेंट हो जो खुद क्या होना चाहे, ऑक्सीडाइज होना चाहे, तो कॉपर 2+ को क्या करेगा, वापस 1+ में कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जी सर। तो कॉपर 2+ जो है वो उन एलिमेंट या आयन के साथ +1 में रिड्यूस हो जाता है, जो कैसे हो, रिड्यूसिंग नेचर के हो, रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के हो। तो अगर बच्चों में I- की बात करूं तो I- इलेक्ट्रॉन लूज करके I में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो 2I- गिव्स I2 + 2E। जी सर। ये वाली रिएक्शन में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि जो HI है वो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस सर। या नहीं? जी सर होता है। पढ़ा है कहीं? यस सर। हाँ, कहाँ पढ़ा है? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कहा, क्या पढ़ा है? किसके साथ यूज करते हैं? रेड फास्फोरस के साथ यूज करते हैं, रेड फास्फोरस HI। यस सर, रेड वहां पर देखो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि I- I2 में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। ठीक है, अगर मैं ये लेता हूं Cu2+ आयन है, Cu2+ आयन है, तो ये आयोडाइड आयन के साथ क्या बना लेगा, CuI2 बना लेगा।
यस सर। तो ये एक्चुअली कर क्या रहा है, कॉपर आयन आयोडाइड, कॉपर का रिडक्शन हो सकता है, आयोडाइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस कर देगा कॉपर को किसमें, +1 में। C2I2 में, और आयोडीन गैस लिबरेट करेगा। यहां पर कॉपर क्या हो गया, +1 में आ गया +2 से। ठीक है, तो इसी बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि कॉपर का +2 आयोडाइड क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। CuI2 इज स्टेबल और अनस्टेबल, बच्चों देखो Cu+4i 2Cu+4i, क्या Cu2Cu है या नहीं, जी सर। ये क्या दे रहे हैं, Cu2I2 प्लस I2 दे रहे हैं या नहीं, यस सर। तो Cu2I2 क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा सर। अनस्टेबल होगा। अब अगर मैं बात करूं CuCl2 की, तो क्या CuCl2 स्टेबल होता है या नहीं, होता है सर। कहीं यूज करते हैं इसको, जी सर। कहाँ, सर हाँ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में यूज करते हैं। किसमें, हेलोजन एक्सचेंज में। और कहीं, सर सैनमेयर। क्या बच्चे, वरीशा, सर सैनमेयर प्रोसेस। सेंडमेयर प्रोसेस, बच्चे आपने ना थोड़ा सा गलत कर दिया, दोबारा चेक करो, सेंडमेयर रिएक्शन में CuCl2 यूज कर रहे हैं या Cu2Cl2 यूज कर रहे हैं, वरीशा चेक करो देखो, देयर वी यूज Cu2X2, Cu2Cl2 और Cu2Br2। बटरमैन रिएक्शन में। नहीं बच्चे, अभी कल ही तो कराइए, कल या परसों में डिकन्स प्रोसेस कराइए बच्चों, क्लोरीन के प्रिपरेशन की, सर देखो तुम्हारे पास लिखा होगा क्लोरीन के प्रिपरेशन की, कल या परसों में ही लिखाइए रिएक्शन। यस सर, मिल गया। मिल गया ना, देखो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है ये। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, बस यही चीज तो हमें याद करनी है, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ ही आ रहे हैं। अब देखो, अगर मैं क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड Cu2Cl2 Cu2Br2 Cu2I2 तीनों को कंपेयर करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो आप, CuCl2 CuBr2 और Cui2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो या नहीं, ये सब बता सकते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ डिक्रीज हो रही है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर लास्ट वाली स्लाइड नोट करना रहेगा थोड़ा। अच्छा बच्चा, ओके सर। अच्छा अब बच्चों एक क्वेश्चन जो तुम बता सकते हो, और सिंपल सा क्वेश्चन है,
डी ब्लॉक एलिमेंट की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +7 +7। कहां पर? मैंगनीज। मैंगनीज। अच्छा, लिखना, नोट कर लो। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट इज +8। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सर, कौन है? हाईएस्ट, अभी बताऊंगा बच्चे, बताऊंगा, तुम्हें भी पता है उसके बारे में, ओके सर। उसे तुम जानते हो। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट इज +8। थोड़ा सा बच्चों में मूड में आ गया हूं ऑर्गेनिक के, इससे मुझे ये बनाना है। क्या ले लूं मैं? सर ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन है। वेरी गुड, सिन हाइड्रोक्सिलेशन है। दिव्यांशु आधी बात सही है, आधी गलत है, दोबारा सही कर इसको। दिव्यांशु आधी सही है, आधी गलत है, सही कर इसको। वैसे कैटलिस्ट में पक्का डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा। ऑब्वियस है, जब मैं इतना कुछ पूछ रहा हूं तो डी ब्लॉक के आसपास ही घूम रहा हूं। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए? चलो एक मैं बता देता हूं, दूसरा तुम बता देना। कोल्ड के MnO4। एल्केलाइन MnO4। KMnO4। ये तो चलो तुम्हारा और मेरा कैंसिल हो गया। अब दूसरा बताओ। एक तो ये हो गया। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अरे वाह, यही दूसरा ही तो मुझे चाहिए था। सेकंड इज OSO4। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सर +8। प्लस। किस ग्रुप का एलिमेंट है? अब तुम एनसीईआरटी में ढूंढो। नहीं सर याद नहीं है कौन से ग्रुप का है। अच्छा, आयरन फैमिली का है बच्चे, ग्रुप 8 का। ये सर 8th ग्रुप का है। हाँ 8th ग्रुप। PRU याद उसके नहीं नीचे हुए OS 6th पीरियड का। FERUOS। और इससे नेक्स्ट एलिमेंट ग्रुप 8 हो गया। 9th ग्रुप के कौन से होंगे? RH IR, ड्यूथीनियम और इरिडियम। अब बच्चों इनकी डाउन द ग्रुप डेंसिटी देखना, इन दोनों की डेंसिटी बहुत हाई है। यहीं पर मैं मार्क कर दे रहा हूं, वेरी हाई डेंसिटी। अगर बच्चों डेंसिटी बहुत हाई है, बच्चे दिव्यांशु ये प्लेटिनम मेटल कहां से ले आया? तो ऑस्मियम की बात कर रहा था, ऑस्मियम का कंपाउंड चाहिए था OSO4। हाँ बच्चों, अगर डेंसिटी बहुत हाई है तो यूनिट मास का वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऑस्मियम इरिडियम का कोई फायदा होगा? इरिडियम की खासतौर से रिएक्टिविटी कम होगी। जी सर। इसीलिए इरिडियम को सिस्टम इंटरनेशनल ने वेइंग मेजरमेंट के लिए एक वो प्रोटोटाइप बनाया हुआ है ना, 1 kg मास के लिए।
अच्छा हाँ जी सर, जी सर, इरिडियम का बनाया है ना? जी सर, पढ़ा था फंडामेंटल्स में। हाँ, फंडामेंटल में पढ़ा हुआ, देखो। क्यों? क्योंकि ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी बहुत हाई होती है बच्चों। लेस नहीं। बच्चे एक सेकंड होल्ड करो, मैं जरा चेक कर लूं ऑस्मियम और इरिडियम में किसकी डेंसिटी ज्यादा है। जी सर। इरिडियम की होगी। बच्चे ऑस्मियम की ज्यादा है। ऑस्मियम की 22.6, ऑस्मियम की है बच्चों 22.6 और इरिडियम की है 22.4। सर हम इरिडियम सर ऑस्मियम को करना चाहिए। क्या बच्चे? सर वो 1 kg के लिए जो हमने यूज किया स्टैंडर्ड फंडामेंटल्स में। बच्चे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, केवल इसी पर डिपेंड नहीं करता कौन अच्छा एलॉय बना रहा है। वो इरिडियम मेटल अकेला यूज नहीं है, इरिडियम का एलॉय है वो। ओके सर। ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड करता है, उसके लिए इतना परेशान मत हो कि वो केवल इसी को यूज कर सकते हैं। ओके सर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना नीट में एक बार पूछा जा चुका है, बहुत पहले, मतलब 10-15 साल पहले पूछा गया है। एलिमेंट किसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, तो वो पिछले कुछ सालों में इसका आने का चांसेस खत्म हो गए थे, लेकिन याद रहेगा तो अच्छा ही है। ठीक है बच्चों? सर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेंस है ऑस्मियम नहीं बच्चे, डी ब्लॉक में, नहीं ग्रुप 8 में, नहीं, ऐसा भी 6 नहीं। में। क्या अपने अपने ओसे में सबसे डेंस होता होगा? नहीं नहीं नहीं, पहले पूरी बात तो सुन ले। तो अपनी अपनी बताता जा रहा, मेरी सुनी नहीं रहा। जी सर। ऐसा है, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, वो अनस्टेबल है। तो यस ये सर। जितने स्टेबल एलिमेंट हैं उनमें उनमें से सबसे हैवीएस्ट है, उसके ओके उनमें सर। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला है। osmium has highest density among stable elements of periodic table. हो गया सर। हो गया? चलो, अब आज की लास्ट कहानी और मैं बता देता हूं तुम्हें। मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो बच्चों किसी एलिमेंट का? जी सर। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है √n इंटू n प्लस n इंटू n प्लस 2 bm। जी इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, यस वेयर सर। n इज नंबर इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? √15। √15 की वैल्यू कितनी आएगी? √15 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 1.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.91। 2.14 से। 3.91। चलो, अब देखो, बड़ा आसान सा तरीका है, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है अपने लिए, अपने यूज के लिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है अपनी यूज के लिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना? जी सर। अच्छा, 6 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, 1.73 ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। यस सर। देन 2.83, 3.83, 4.93, 5.93।
देखो 7383839393 मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। एक है तो 1.2 है तो 2.3 है तो 3.4 है 4.5 है 5 आसान हो जाएगा। अब किसी की ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है 5.01, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? म्यू ऑब्जर्व मींस म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दी है 5.01 BM। अगर ये इतने BM दी है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों इस एलिमेंट में? 4। क्योंकि ये किसके पास है? 4.93 के पास है, इसलिए जी सर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। 4। ठीक है। 6 वाले में क्या है? देखो बच्चे, इसका मतलब आएगा √48। 7 के पास 7 थोड़ा सा कम, 7 से थोड़ा कम तो 6.9। 6.97 आती है। अगर आप 6.93 भी लिख लोगे ना तो भी ठीक है। तो 738383939393 मैंने ये अपनी सुविधा के लिए सिंप्लीफाई कर रखा है। ओके सर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल के सेकंड प्लेस पर वैल्यू अलग है, तो कुछ वैल्यू अलग इसलिए करिए, मैंने अपने आपको याद रखने के लिए आसान कर दिया है इसको। सर 5 वाले का 6.93 कैसे हुआ? 5 वाले का कहाँ है? ये बच्चे 5 है। अच्छा 5 पॉइंट, ओके सर। 5 है बच्चे। तो आपको एग्जाम में ना बहुत सिंपल सा तरीका है, एलिमेंट देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो और उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसके ये वाली वैल्यू आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएंगी, जो आंसर उसके आसपास हो उसी को हिट कर देना। ठीक है बच्चों, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमें पता है कि उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम देख सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। बस बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे इससे आगे का पार्ट, और होपफुली कल एफ ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। मुझे तुम्हें कुछ चीज बतानी थी। निमोनिक्स लास्ट वाले की। अच्छा हाँ, लास्ट उसके निमोनिक बताने हैं, वो मैं कल ढूंढता हूँ, मतलब आज ढूंढता हूँ, कल तो मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो कल कंटिन्यू करते हैं। खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, वेलकम।